आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, याद रखिएगा सेट नंबर 2। चाहे याद रखिएगा आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स है, साइंस है, तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताया था कि जो जितना भी एग्जाम से पहले मैं सेट आप लोगों को कवर करवा रहा हूं, इतना सारा सेट अगर अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, ऑनेस्टी के साथ अगर कर लेते हैं, प्रॉमिस करता हूं इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। पर हाँ, शर्त है कि वीडियो को देखते समय आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में मैं हर एक ऑप्शन में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेरे तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन बनती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। इसी तरह से क्लास प्रतिदिन करना चाहते तो बिल्कुल चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हम लोग को डिस्कस करना है कहां से, आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से देखना है। सर ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों को पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तीन चीज से मिलकर बनाया गया है। पहला आप लोगों का ब्लूप्रिंट, दूसरा सर आप लोगों का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा। क्वेश्चन बैंक को हम लोग दूसरे भाषा, क्वेश्चन बैंक जो है हम लोग का सर, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बैंक हम लोग का, इसको हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं सर PYQ। PYQ मतलब हम बोल सकते हैं सर ब्लूप्रिंट प्लस PYQ अब प्लस आप लोगों का जितना भी मॉडल सेट अभी तक जारी हुई है, सारा मॉडल सेट प्लस आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड करके, इतना सारा चीज आप लोगों को कलेक्ट करके, इतना सारा चीज आप लोगों को एक साथ अरेंज करने के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग आगाज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्शल के अनुसार उपभोक्ता याद रखिए उपयोगिता की माप इकाई है। जो हम लोग का मार्शल जी है उनके अकॉर्डिंग वो अपने अनुसार बताता है, उसका अनुसार क्या बता रहे हैं समझेगा। मार्शल का कहना है कि उपयोगिता की मापन इकाई क्या है। तो मार्शल का कहने का मकसद याद रखिए, उपयोगिता की मापन इकाई ग्राम होती है। क्या होती है मेरे शेर शेरनियों? ग्राम होती है मेरे, याद रखिएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और पढ़ाई में मजाक करेंगे, याद रखिए मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। पढ़ाई में मजाक करेंगे पर मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगिता की मापन इकाई क्या है। देखिए यहां पे आपसे पूछा जाएगा उपयोगिता की इकाई, मापन इकाई, और यहां पे इस क्वेश्चन पे देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये कहा गया है मार्शल के द्वारा और ये कहा गया कि दूसरे अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो मापा उपयोगिता की जो इकाई होती है ना, वो यूटिलस होता है। क्या होती है? यूटिलस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। देखिए कौन ऐसा अर्थशास्त्री है आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि वो अर्थशास्त्री का नाम बताएं जो जिन्होंने बताया था कि उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के माध्यम से भी माप सकते हैं। तो बताएंगे सर वो हो जाएगी अल्फ्रेड मार्शल। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। मतलब एक वस्तु से सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम लोग कहते हैं क्या? कुल उपयोगिता। और ये कुल उपयोगिता क्या है ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 4 है, 5 में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सर कुल उपयोगिता। एक उपयोगिता, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करते हैं। देखिए अगर आप लड़की है तो आपके मुंह से पानी आ गया। जैसे गोलगप्पे का नाम सुनते हैं तो याद आता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जेब में पैसा रहे या ना रहे, गोलगप्पा चाहिए। किसको? गर्ल्स लोग को खास करके। वो कॉलेज जाते हैं, उनके पास कॉलेज में ठेला लगना चाहिए, बाकी हम सामान लेंगे मेरे पास पैसा है या नहीं। चलिए सब समय की बात है मेरे लाल, यही समय याद आती है जब मैरिज हो जाने के बाद। क्या कीजिएगा, जिंदगी का दस्तूर है, हर एक स्टेज से हम लोग को गुजरना है। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग शिशु अवस्था में थे और आज मैं यही पढ़ा रहा था आप लोगों को होम साइंस में कि सबसे पहले हम लोग शिशु अवस्था में थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा किशोर अवस्था में आए, फिर हम लोग एक जमाना होगा जब हम लोग पढ़ोर अवस्था में पहुंच जाएंगे। सारा चीज जो है ना ये समय का खेल है और कुछ नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करके हमेशा इंसान को चाहिए कि समय का सदुपयोग हमेशा करते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं सर, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे, एक व्यक्ति जो है वो 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिलस, कितना मेरे लाल? 15 यूटिलस प्लस
12 यूटिलस प्लस 10 यूटिलस प्लस 8 यूटिलस मतलब 8 यूटिलस। और आपसे पूछा गया है किसके बारे में, समझिएगा। आपसे पूछा गया कि 8 यूनिट से उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपयोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई है। कुल उपयोगिता कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है मेरे शेरों शेरनियों, बस आप लोगों को इंक्लूड कर देना है। 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 और 8 45, कितना हो जाएगी, तो 45 यूटिलस। यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, जहां पे आपको 45 दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं सर कुल उपयोगिता। जब भी कुल उपयोगिता आएगा तो याद रखिएगा सारा चीज को जोड़ देना है, जिसके बारे में कह रहा है उनके बारे में सारा चीज को हम लोग को ऐड कर देना है, इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। उसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं, याद रखिए, सॉरी हम लोग उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा क्या बोल रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के उपभोग में अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्या, सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। तो बताएंगे सर, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे सीमांत उपयोगिता। क्या हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सीमांत उपयोगिता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है। जो हम लोग का सीमांत उपयोगिता है, याद रखिएगा मार्जिनल। देखिए मेरे लाल, मार्जिनल आपका उपयोगिता याद रखिए, कंजप्शन जो होती है हमसे, उसको हम लोग किसके रूप में दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर ये दर्शाने वाले, ये हम लोग क्या दर्शाते हैं, या MUNT को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। तो बताएंगे सर इसका फॉर्मूला होता है मेरे लाल, याद रखिएगा TUN। क्या होती है, TUN। N जो है ना, N हमेशा ये U के थोड़ा सा पैर के पास रहेगी, ठीक है, माइनस, फिर लिखना है सर TUN-1, ये हम लोग का फॉर्मूला है। और ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 9 नंबर, उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता। जैसे उपभोग बढ़ रही, उपभोग है, थोड़ा समझिएगा, उपभोग के बढ़ने से सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है। क्या होती है, सीमांत उपयोगिता, योगिता। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, जैसे जैसे उपभोग जो है ना हमारे बढ़ेगी, फिर से एक बार अच्छी तरह से इसको समझिएगा, जैसे जैसे हमारे उपभोग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घटती। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों को एज्यूम करना है किस प्रकार के सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, और सीमांत लागत किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता क्या है, एक अधिकार बाजार क्या है, अनेक अधिकार बाजार क्या है, मुद्रा क्या है, गौण मुद्रा क्या है, मुद्रा का कार्य कितने होते हैं, सारा चीज मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोवाइड कर चुका हूं। यूट्यूब में एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। मैंने अभी जस्ट एक डायग्राम बनाया था इसके माध्यम से, थोड़ा सा पिछला डायग्राम को ही मैं दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कुल उपयोगिता, मेरा लाल समझिएगा, इस तरह से ये डायग्राम बन रहा है, ये उपभोग की समस्या है। याद रखिए ये उपभोग है, इसके धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ेगी। क्या होती है, बढ़ेगी इस तरह से। तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है। याद रखिए क्या होती है, सीमांत उपयोगिता 0 होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग कहां पे देखेंगे, कौन सा ऑप्शन में 0 दिख रहा है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए में। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 11, कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। मैंने अभी जस्ट बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होता है। देखिए ये रिपीटेड है। आप लोग सोचेंगे ना कि सर ऐसा भी क्वेश्चन बार बार क्या रिपीटेड होती है, बिल्कुल होता है। कभी डिजिट देके तो कभी आपका शब्द में लिखकर आपसे क्वेश्चन करेंगे। बस आपको घबराना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन रोटेट करे, डरना नहीं है। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होती है, तो बताएंगे सर 0 होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करती है। संतुलन जब बैलेंस हो जाती है, इसके बारे में आपसे कह रहा है कि जब कोई भी चीज बैलेंस हो जाती है, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करती है। तो बताएंगे सर अधिकतम होती है। क्या हो जाती है,
अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अब ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 15 पे। निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? आपको बताना है इन चारों में से किसकी मान जो है ना ऋणात्मक हो सकता है। औसत उत्पादन का तो कभी होगा नहीं, ये एवरेज में आता है, ये लास्ट 0 तक जाएंगे, लेकिन ये कभी माइनस में होगा नहीं। औसत लागत सीमांत उपयोगिता, बिल्कुल ये भी गलत है। कुल उपयोगिता, ये भी बिल्कुल गलत है। कुल उपयोगिता तो हमेशा ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा ही होगा। अब किसी भी देखिए 0 को भी 0 से जोड़ेंगे ना तो 0 ही आएगा, तो ये कुल उपयोगिता हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता, याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता हमेशा ऋणात्मक होती है। सर कैसे कैसे पता चलेगा? मैंने अभी जस्ट एक डायग्राम मैंने दिखाया था आप लोगों का उपभोग का और आपका सीमांत उपयोगिता का एक अभी मैंने जस्ट डायग्राम बनाया था, जो मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, घट कर डायरेक्ट ऋणात्मक पोजीशन पे धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है? जो गोसेन है इसका प्रथम नियम क्या दर्शाती है? तो गोसेन का प्रथम नियम दर्शाती है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। क्या? सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गोसेन का दूसरा नियम क्या है? जो गोसेन है उनका दूसरा नियम क्या है? तो गोसेन का दूसरा नियम क्या है तो बताएंगे सर सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर सेट 2। इसी तरह से ना आप लोगों को प्रतिदिन एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और बात रही आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्लास ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा चीज आप लोगों को मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताए हैं। एक बार अच्छी तरह से जाकर देख सकते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? सम सीमांत उपयोगिता प्रतिपादक होता है सर गोसेन। इसका बस ये जो हम लोग का ये क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया था, सॉरी ये गोसेन का दूसरा नियम, और यहाँ पे आपसे ठीक इसी का और रिवर्स करके पूछा गया। मतलब यहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से जो अरेंज किया हो ना, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमावट आए ना, घुमावट, तो स्टूडेंट को दिक्कतें ना हो, इस कारण से मैंने घुमावट करके पूछा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? गोसेन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 19। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं सर? प्रतिस्थापन नियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रतिस्थापन नियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में हम लोग आते हैं सर 20 पे। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताएंगे सर, याद रखिए हिग्स ने कहा था। किसने किया था? हिग्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर, ये जितना भी स्टेटमेंट है, ये कथन किसने कहा था? अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न ना हमेशा आपको कंठस्थ करके रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपको सिमिलर दिखेगी, समानता दिखेगी, एक जैसा दिखेगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ना कभी का, कभी की, कभी को, मतलब डिफरेंट कुछ होता है। तो आपको कंठस्थ कर लेना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 3 को क्वेश्चन छपेगी। कितना को क्वेश्चन? 3 को क्वेश्चन छपेगी। तो आप चाहते हैं कि 3 को क्वेश्चन हमसे बन जाए एग्जाम में इजली से, तो तोहनी के एकदम बेहतरीन तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को तोहनी के करल में। तो अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र होता है, जो उदासीनता वक्र है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्या होती है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। कौन? उदासीनता वक्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 कि तटस्थ वक्र का झुकाव होता है। तटस्थ वक्र का झुकाव हमेशा याद रखिएगा बाएं से दाएं की ओर होता है। क्या होती है सर? बाएं से दाएं की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 23 कि बजट रेखा की ढाल होती है। जो बजट रेखा है इसकी ढाल हमेशा याद रखिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बजट रेखा की ढाल कैसे होती है। तो कई बार अभी तक पूछा जा चुका है कि बजट रेखा जो है हम लोग का याद रखिएगा ऋणात्मक पोजीशन पे धारण करती है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, ये बजट से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, इसमें आप लोगों का थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का पूछा गया है। बजट रेखा का फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं होता है सर, एक्स याद रखिएगा अपॉन वाई होता है। क्या होता है? x अपॉन वाई होता है। तो बात करें सर x का वैल्यू दिया था मेरा 2 और y का वैल्यू दिया था सर मेरा 3, बस। और इधर आपको कुछ नहीं करना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर अपने को कितना ऐसे स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स के सेट 3 के लिए इंटरेस्ट जगाते हैं, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर का एग्जाम जो है ना
अगर पता नहीं है तो थोड़ा सा देख लें। आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर होगा सर 10 तारीख को और एक होगा सर 17 तारीख को। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस लिए हैं उनका पेपर 10 तारीख को 10 फरवरी को होने वाले हैं। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आपका 17 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है एग्जाम किसका, तो इकोनॉमिक्स का। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये जैक बोर्ड का है। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपका एग्जाम इससे पहले होगी, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ सेट 2 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 3 में इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल का भी साइड में मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन छूट जाए। इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है अंदर से एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में।